हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीयूटी के पीवाईक्यू जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं पुराने ईयर्स में, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे 2022 से 24 तक। आज हम बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे कि बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो लेक्चर है इसके अंदर हम बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे और जो आपके बोर्ड में हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली में बोर्ड का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस जो है वो सेम ही है। सीयूटी ने जो एनटीए है उसने सीयूटी का सिलेबस इस तरीके से फ्रेम किया है कि बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, 12th के साथ वो सीयूटी क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड का पैटर्न आपको पता होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, उसके अलावा 5 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम डिफरेंट मार्क के क्वेश्चंस कौन कौन बन सकते हैं उनको हम डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पीवाईक्यू में हमने किए थे, यानी सीयूटी में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं कि ऑप्शन बेस्ड हो सकता है कि असेसर रीजन हो सकता है पैसेज वाले क्वेश्चंस भी बोर्ड के अंदर कई बार देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जो जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर। देखो, मैंने आपको जब पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे, और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको क्या बताया था? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में मैंने बताया था कि अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी करें तो उसकी बर्थ हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन अगर हमको पॉपुलेशन का स्टडी करना है, अगर हमको डेमोग्राफी देखनी है, उस पूरे एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे हमको पूरा एक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, सब में जो कॉमन, तो हम यहाँ पे बर्थ रेट देखेंगे या फिर डेथ रेट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन से हैं? जो पॉपुलेशन से है बट नॉट टू एन इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो। तो हमने बर्थ रेट और डेथ रेट देखा था, ये तो रिलेटेड है किससे? पॉपुलेशन से, मेल एंड फीमेल। और दूसरा हमने सेक्स रेशियो की बात की थी कि एक इंडिविजुअल का जो सेक्स है, वो जो लिंग है, वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर हम सेक्स रेशियो देखते हैं कि कितने परसेंटेज मेल है, कितने परसेंटेज फीमेल है टोटल। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल ये तो यहाँ पे नहीं देखा था हमने, सेक्स रेशियो देखा था। बर्थ एंड डेथ ये भी नहीं देखा था हमने, बर्थ रेट और डेथ रेट देखी थी, तो ये भी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं होगा। सेक्स रेशियो, हाँ, सेक्स रेशियो हमने देखा था कि ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स है, पॉपुलेशन का करेक्टर है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 और 4। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? डी। आंसर क्या चला जाएगा? डी। देखो, सब कुछ आपको थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हैंडल ऐसे किया जाता है। अब हम और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। चलो, ये क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो कि ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप है दो स्पीसीज के बीच में, मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री और सर्टेन वेस्प और वेस्प के बीच में। किस किस के बीच में? फिग ट्री और वेस्प। फिग ट्री और वेस्प के बीच में आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा मैंने रिलेशनशिप बताया था फिग ट्री और वेस्प के बीच में। फिग ट्री और वेस्प के बीच में मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, वो कौन सा था? म्यूचुअलिज। ठीक है, या इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। हिंदी में बोले तो सहोपकारिता
या फिर सहजीविता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, फिग ट्री को भी फायदा होगा और वेस्प को भी फायदा होगा, और दोनों स्पीसीज क्लोजली यानी कि ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होती है, यानी एक स्पीसीज को आप हटाएंगे तो दूसरी स्पीसीज भी वहां से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, दूसरी स्पीसीज भी वहां से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिग ट्री के अंदर दोनों स्पीसीज को क्या होगा, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, और दोनों स्पीसीज किस रिलेशनशिप में होती हैं, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होती हैं। ये सब मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन में बता चुका हूं। ठीक है, दोनों ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होती हैं, दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। तो ये कौन से रिलेशनशिप का या कौन से इंटरेक्शन का एग्जांपल हो गया, म्यूचुअलिज्म का। किसका एग्जांपल हो गया, म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोसिस का। तो यहां तक क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वाति वाज ग्रोइंग ए बैक्टीरियल कॉलोनी इन ए कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे जो कीवर्ड हमको पकड़ना है वो है आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन का मतलब हुआ रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। वेयर द रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन दिस केस। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ग्रोथ को बताएगी, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है। तो बताइए कौन सी आंसर इसका सही होगा, कमेंट करके बताइए। बताओ, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो सिंपली कौन सी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। या फिर इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है वो होता है dN/dt = Rn। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, dN/dt = Rn। जो चेंजेस होंगे पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम वो कितना होगा, Rn। R यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और n क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी। dN/dt क्या है, पर यूनिट चेंज, पर टाइम पे कितना चेंज हुआ है वो क्या बताता है, dN/dt। ठीक है, तो और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा देखने को मिलता है हमें, इसका जो ग्राफ होता है वो जे शेप देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी ले और इधर अगर हम टाइम ले तो जो पॉपुलेशन का ग्राफ होता है वो कैसा है, मिलता है हमें जे शेप देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, जे शेप। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए सही हो जाएगा dN/dt = Rn, ऑप्शन सेकेंड। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड होते, अगर इस क्वेश्चन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड होते, ठीक है, लिमिटेड अगर हमें बात कर देता, और लिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रोथ देखने को मिलती है लॉजिस्टिक। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ या वर्हल्सपाल इक्वेशन से उसको समझाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाता, फिर इसका जो ऑप्शन हो जाता करेक्ट हो जाता सी। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। यहाँ पे
हमसे पूछा गया है रिसोर्सेज अनलिमिटेड के बारे में, हो सकता है आपको एग्जाम में अब की बार क्या पूछ लिया जाए, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें जो कीवर्ड है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उसको पकड़िए। यहाँ पे जो कीवर्ड था वो आइडियल कंडीशन, आइडियल का मतलब रिसोर्सेज क्या, अनलिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो कैसी ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जियोमेट्रिकल ग्रोथ, dN/dt = RN, और इसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा हमें, जे शेप का ग्राफ मिलेगा। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने देखा था फिग ट्री और वेस्प के बीच में, तो नेम ऑफ द टाइप ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द फिग एंड वेस्प, फिग एंड वेस्प के बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन पाई जाती है। अभी मैंने बताया था फिग एंड वेस्प के बीच में कैसी इंटरेक्शन पाई जाती है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, या सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन किसके बीच में पाई जाती है, फिग एंड वेस्प के बीच में। तो हमको सिंपल इंटरेक्शन का नाम लिखना है यहाँ पे और 1 नंबर का हमारा जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा, यानी 1 नंबर हमें मिल जाएगा। चलो उसके बाद 1 नंबर मोर क्वेश्चन, स्टेट द गॉज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले तो गॉज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम समझते हैं। गॉज एक साइंटिस्ट था, इन्होंने कंपटीशन से रिलेटेड एक प्रिंसिपल दिया था। किससे रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है, कि 2 स्पीसीज, मान लीजिए 2 स्पीसीज है ए और बी, 2 स्पीसीज है ए और बी, और ये दोनों स्पीसीज एक ही तरह के रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं, कंपटीशन, यानी दोनों स्पीसीज का जो खाना है, रिसोर्स है, रहना है, वो एक ही जगह पे है, यानी दोनों स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। तो गॉज बोलता है कि अगर 2 स्पीसीज जो कि क्लोजली रिलेटेड हों, यानी एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हों, तो वो लंबे समय तक वहां पे नहीं रह सकती हैं। उनमें से किसी एक स्पीसीज को जो कम फिट है, जो डोमिनेंट नहीं है, इंफीरियर है, उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसने बताया था, गॉज ने बताया था, और ये जो प्रिंसिपल के रूप में दिया था उसे बोलते हैं गॉज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो गॉज ने क्या बताया था, फिर से समझो, गॉज ने बताया था कि कोई भी स्पीसीज अगर, कोई भी 2 स्पीसीज अगर क्लोजली रिलेटेड हैं तो वो लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती हैं। उनमें से जो इंफीरियर स्पीसीज है, जो कमजोर स्पीसीज है, जो कम फिट है, उसको डोमिनेंट स्पीसीज वहां से एक्सक्लूड कर देगी या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो स्पीसीज। ये किसने बताया था, गॉज ने बताया था, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको आपको लिखना कैसे है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉज का कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, गॉज का कॉम्पिटेटिव प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, 2 और मोर स्पीसीज, 2 या 2 से अधिक स्पीसीज विच सिमिलर रिक्वायरमेंट, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है, उनका जो रिसोर्सेज है वो कैन नॉट सेम है, तो वो कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, वो लंबे समय तक या इंडेफिनेट टाइम तक को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती हैं। उनमें सेम एरिया में उनमें से एक स्पीसीज को क्या होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा या फिर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो यानी उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा या फिर उसको एक्सक्लूड या एक्सटिंक्ट कर दिया जाएगा। ये किसने बताया था, गॉज ने बताया था, और इसे बोलते हैं गॉज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब 1 नंबर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इस बार ये वाला क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आए तो आपको ये 2 लाइन आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट द जीनस ग्लोमस एग्जिबिट विद द हायर प्लांट्स, ठीक है। जो ग्लोमस जीनस है वो हायर प्लांट के साथ कौन सी एसोसिएशन या कौन सी इंटरेक्शन करता है वो हमें बताना है। देखो हमने एक इंटरेक्शन पढ़ा था माइकोराइजा, कौन सा इंटरेक्शन पढ़ा था हमने, माइकोराइजा,
ठीक है। और माइकोराइजा में हमने क्या बताया था, माइकोराइजा के अंदर क्या बताया था, माइकोराइजा के अंदर किस किस का एसोसिएशन होता है, ये माइकोराइजा होता है फंजाई प्लस हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनके बीच का एसोसिएशन है, ठीक है, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन है। और फंजाई में भी कौन सा फंजाई, फंजाई में भी कौन सा फंजाई, ग्लोमस जीनस के फंजाई। कौन से जीनस के, ग्लोमस एक जीनस है फंजाई के अंदर, उस जीनस के फंजाई हायर प्लांट के साथ कौन सा एसोसिएशन बनाते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। और ये माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई और हायर प्लांट्स एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी इनका ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा और किसको दे देता है, फंजाई को देता है, यानी फंजाई का क्या हो गया, फायदा हो गया, फंजाई को खाना मिल गया, क्योंकि फंजाई के अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं, एक क्लोरोफिलस है, तो फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, एक क्लोरोफिलस है, उसको खाना मिल गया, उसका तो फायदा हो गया। दूसरा, फंजाई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, फंजाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब करता है, और किसको देता है, प्लांट्स को। और पोषक पदार्थ में भी मेनली कौन सा पोषक पदार्थ, मेनली फॉस्फेट। कौन सा, फॉस्फेट, फॉस्फेट के, फॉस्फोरस या जिसको फॉस्फेट के फॉर्म में प्लांट को दिया जाता है, ठीक है। तो प्लांट का भी क्या हो गया, फायदा, तो फंजाई का भी फायदा हो गया, प्लांट का भी फायदा हुआ। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा, इस टाइप की रिलेशनशिप को बोला जाएगा म्यूचुअलिज्म। इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, या फिर सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। तो हमसे सिंपल एसोसिएशन का नाम पूछा है, नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट द ग्लोमस जीनस एग्जिबिट विद द हायर प्लांट। तो मैंने आपको पूरा माइकोराइजा का यहाँ पे डाइसेक्शन कर दिया कि फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में होता है, और जो फंजाई होते हैं वो ग्लोमस जीनस के होते हैं। यहाँ पे फंजाई का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे फंजाई की जगह जीनस लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बन सकता है। अगर आपको ये पूरा पता नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसमें दोनों को फायदा होता है। फायदा कैसे होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, फूड किसको दे दिया जाता है, फंजाई को, और फंजाई न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में हायर प्लांट की हेल्प करता है। क्लियर है। तो और इस रिलेशनशिप को, इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको लिखना है, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे, सॉरी सही नंबर मिलेंगे। तो मेंबर ऑफ फंगल जीनस ग्लोमस ऑफन फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, किसके साथ, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। these associations are termed as mycorrhizae। क्या बोलते हैं इनको, माइकोराइजा या माइकोराइजी। फंगस हेल्प द प्लांट रूट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो मैंने बताया था आपको कि प्लांट को कैसे हेल्प करता है फंगस, एब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, वाटर्स का और मिनरल्स का। मिनरल्स में भी मेनली कौन, फॉस्फोरस, ठीक है। और आल्सो हेल्प द प्लांट टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट द सैलिनिटी एंड ड्राउट, ठीक है। तो सैलिनिटी और ड्राउट के अगेंस्ट, देखो पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, तो ड्राउट के अगेंस्ट में उसके अंदर क्या बन जाएगी, प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसके अलावा रिटर्न में प्लांट कैसे हेल्प करता है फंगस की, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फूड या खाना प्रोवाइड करता है किसको, फंगस को, किसको, फंगस को। तो फंगस की भी हेल्प हो गई और प्लांट की भी हेल्प हो गई, तो दोनों की हेल्प हुई, यानी पॉजिटिव, दोनों को बेनिफिट हुआ, बेनिफिट। इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म, ठीक है। यहां तक चलो, तो ये हो गए एक नंबर वाले क्वेश्चन। जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको डिटेल उतनी ज़्यादा नहीं बता रही। वैसे तो इस वाले जो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बता दी गई है, लेकिन अगर आप लिखना चाहे तो इसमें सिंपल आप लिख सकते हैं कि ग्लोमस जीनस एंड रूट्स के बीच में जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ तक ही आपका आंसर करेक्ट हो गया, उसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये बात और लिख देते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में आप एक इम्प्रिंट बना रहे हैं,
ठीक है, और उससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि बच्चे को नॉलेज है, पूरा डिस्क्रिप्शन इसने लिखा है, वो आपका एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप सिंपल इतना भी लिखेंगे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो इससे भी आपको आंसर का जो नंबर है कंप्लीट नंबर 1 मार्क आपको मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे, उसके बाद हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखे। अब हम कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे। दो मार्क के क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन है? कंस्ट्रक्ट एन एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट एन एक्सपांडिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टर्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन है ये। एज स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी थ्योरी में बनाना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था एज स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपांड होगी, डिक्रीज होगी या फिर स्टेबल रहेगी। वहां से ये क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो हमें कुछ ग्राफ भी बनाना होगा और कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखना होगा। कंस्ट्रक्ट एन एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट एन एक्सपांडिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक्सपांडिंग ग्रोथ स्टेटस, हमें यहाँ पे की पॉइंट क्या है, आपको जो पकड़ने वाली बात है जिससे आपका आंसर आएगा वो है एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग का मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। और वो मैंने कब बताया था आपको? थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको बताया था। देखो 3 तरह के एज ग्रुप होते हैं, बताया था ना, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एज क्या है, जिनकी एज प्यूबर्टी से कम है, यानी 14 साल से कम है, वो प्री रिप्रोडक्टिव में। और 15 से 44 साल तक के एज वाले जो ग्रुप है एडल्ट्स जिसमें आते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव। और 45 से जो ऊपर है वो हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये 3 एज ग्रुप के लोगों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, एज स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सपांडिंग वाले में क्या था, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले नंबर्स हैं, जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं? उनके नंबर रिप्रोडक्टिव से और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन है जो नीचे नीचे बेस में है? ये है प्री रिप्रोडक्टिव। और ये हो गए रिप्रोडक्टिव वाले, और ये हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या ज्यादा है रिप्रोडक्टिव वाले से, यानी हमें फ्यूचर में पूछा गया है कि ग्रोथ का स्टेटस क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे, इनकी एज बढ़ेगी तो ये रिप्रोडक्शन में, तो अब ज्यादा है तो बाद में रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या बढ़ जाएगी और रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्शन करेंगे। एडल्ट्स क्या करेंगे? जितने ज्यादा एडल्ट्स होंगे उतने ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी बनेंगे, संतान बनेगी, उनके नंबर्स भी ज्यादा होंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपांड करेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर इस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आपको ग्रोथ जो फिगर बनाना है, जो कंस्ट्रक्ट करना है, वो तो ये हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ देखो, इसमें आपको बताना होगा, ये आपको ग्राफ भी बनाना होगा, इसके साथ आपको बताना होगा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। इसके साथ अब अगर आप एग्जांपल्स भी लिख देते हैं, इस तरह की ग्रोथ जो होती है एक्सपांडिंग ग्रोथ, वो कौन से कंट्रीज में देखने को मिलती है? डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, इसमें इंडिया भी आ जाएगा। ठीक है, और जितनी भी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इसके अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, उनमें जो ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो ग्राफ आता है, जो एज स्ट्रक्चर पिरामिड बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये भी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ में कि पॉपुलेशन को 4 पैरामीटर, देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक स्टैटिक पैरामीटर है, पॉपुलेशन एक डायनेमिक पैरामीटर है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहती है, कम ज़्यादा पॉपुलेशन होती रहती है। पॉपुलेशन को कम करने में किसका योगदान होता है, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर का। उसके अलावा कोई लोग वहाँ से उठ करके कई नई जगह पे चले गए हैं, एमिग्रेट हो गए हैं, उत्प्रवासन हो गया है, ठीक है। और पॉपुलेशन बढ़ेगी कब, एक्सपांड कब होगी, ग्रोथ पॉजिटिव कब होगी, जब कोई उठ करके दूसरी जगह से वहाँ पे आ जाए, ठीक है, या फिर वहाँ पे बर्थ हो जाए, यानी बर्थ रेट वहाँ की बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपली ए और बी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी लोग उठ करके वहां पे आ रहे हैं, ठीक है। इमिग्रेशन अपने कोविड के टाइम देखा होगा, गांवों में क्या हुआ, जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में अर्बन से रूरल में लोग बाग जा रहे थे, ठीक है। तो रूरल एरियाज में क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, ठीक है, और उसे इमिग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो ये क्या करेगा, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो हमने किस साइन से डिनोट कर दिया इसको, पॉजिटिव से। इसके अलावा पॉपुलेशन की ग्रोथ को और कौन बढ़ाएगा, नेटेलिटी। नेटेलिटी का सिंपल ही मतलब होता है बर्थ, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ होंगे, जन्म होंगे, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। एमिग्रेशन यानी वहां से लोग उठ करके चले जाते हैं, जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, अर्बन से उठ करके लोग रूरल एरियाज में जा रहे थे, तो रूरल एरियाज के लिए तो वो इमिग्रेशन हो गया, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए वो क्या हो गया, एमिग्रेशन हो गया, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या करेंगे, नेगेटिव करेगा। और क्या, मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी मृत्यु होगी तो मोर्टेलिटी होगी, जितनी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होगी उतनी ही पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ए और बी हमको आइडेंटिफाई करना है, सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए हो जाएगा क्या, मोर्टेलिटी, और बी हो जाएगा नेटिलिटी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है 2 नंबर में, कैटल एंड गॉड्स डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, नहीं बताया तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और ओरिएंटेशन में मैंने बताया था कि सारी थ्योरी एक साथ आपको नहीं बताई जाएगी, आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ आपको रिलेटेड थ्योरी बता दी जाएगी, ठीक है। तो आपका वहाँ पे एक तरह से लिंक बन जाएगा कि इससे रिलेटेड थ्योरी या इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कैटल्स हैं और गॉड्स हैं, गॉड्स को और कैटल्स को कभी भी आपने कैलोट्रोपिस प्लांट को खाते हुए या फीड करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा, इसको जस्टिफाई कीजिए, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, जो कैटल्स हैं और गॉड्स हैं, दे डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों कैलोट्रोपिस प्लांट को फीड नहीं कर रही हैं, क्योंकि कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था, देखो ये कौन सी एसोसिएशन का एग्जांपल है, ये है प्रीडेशन का। और प्रीडेशन में क्या करता है, एक प्रे होता है और एक प्रीडेटर होता है। एक तो होता है प्रीडेटर और एक होता है प्रे। इसमें प्रीडेटर प्रे को किल करता है और ईट करता है, यानी प्रे को नुकसान होता है और प्रीडेटर को फायदा होता है। यही मैंने प्रीडेशन में बताया था। तो अब जो ये प्रे है, ये अपने अंदर काफी सारी ऐसे मैकेनिज्म लाते हैं जिससे प्रीडेटर से बचा जा सके। जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज के अंदर मतलब हुआ कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ब्लैक कलर का ही इंसेक्ट अगर बैठे तो दूर से हमें दिखाई नहीं देगा, यानी अपने आप को सराउंडिंग कलर में ढाल लेना, अपने आप को सराउंडिंग कलर के अनुसार चेंज कर लेना, कैमोफ्लेज एक तरह से, ठीक है। तो कैमोफ्लेज हो गया। दूसरा, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने टेस्ट को इतना बिटर कर लेते हैं जिसकी वजह से वो, अगर कोई शिकारी उसको, प्रीडेटर अगर उसको फीड करेगा तो उसको टेस्ट क्या लगेगा, डिस्टेस्टफुल,
और नेक्स्ट टाइम वो उसको फीड करने ही नहीं आएगा, तो उसका क्या हो गया, एक तरह से उसका एक तरह से प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है। तीसरा, प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स भाग तो सकते नहीं है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं उसमें स्पाइंस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। और केमिकल चेंजेस के अंदर अपने अंदर कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स बना लेते हैं जिसकी वजह से कोई अगर प्रीडेटर उनको खाएगा, उनको फीड करेगा, तो उसके अंदर कुछ बीमारियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ डिजीजेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो उसको फीड करने फिर से नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही कैलोट्रॉपिस के अंदर जो इसका सैप होता है, जो व्हाइट कलर का जो इसका सैप होता है, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ये कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से कोई भी गॉट और कैटल्स इस कैलोट्रोपिस प्लांट को खाते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, गॉट एंड कैटल को। ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से हमने इसको समझा दिया कि क्यों गॉट एंड कैटल्स डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट। लेकिन अब इसको आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा, वहां पे तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम्पल, जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा वो यह होगा कि द वीड कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक वर्ड होता है हार्ट के लिए, कार्डियक वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए। तो हार्ट से रिलेटेड कुछ ग्लाइकोसाइड्स, कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, कैलोट्रोपिस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, विच एक्ट्स एज ए डिफेंस अगेंस्ट ब्राउजर्स एंड ग्रेजर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, किसको, कैलोट्रोपिस को। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेक्स द ग्रेजर्स सच एज कैटल्स एंड गॉट सिक वाइल ब्राउजिंग। अगर गॉट एंड कैटल्स इनको खाएंगी तो उनके अंदर बीमारियां हो जाएंगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएंगी, डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होगी, इवन किल। और ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन होगी तो जो गॉट और कैटल्स है उसकी डेथ भी हो सकती है। दस द कैटल्स एंड गॉट डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट। तो इसकी वजह से कैलोट्रोपिस प्लांट है उसको कैटल्स एंड गॉड्स ब्राउज नहीं करती है, ग्रेजिंग उसकी नहीं करती। तो बात आपको समझ आ गई, पहले मैंने भी समझा दिया, वही बात आपको डेस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे बताई गई है। तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कार्डियक ग्लाइकोसाइड बताते हैं तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड का इफेक्ट बता देते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या करता है गॉट एंड कैटल्स के अंदर जाकर के, तो आपको कंप्लीटली 1 + 1 = 2 मार्क्स आपको वहां पे दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में अब देखते हैं। ठीक है। तो 3 मार्क के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपांडिंग एज पिरामिड एंड स्टेबल एज पिरामिड। एक्सपांडिंग को तो अभी हमने समझा है, एक्सपांडिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी, एक्सपांडिंग के अंदर स्ट्रक्चर ऐसी हमको देखने को मिलेगी। प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर थोड़े ज़्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव के नंबर उतने उससे कम होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर सबसे कम होंगे। अगर हम स्टेबल एज पिरामिड की बात करें तो स्टेबल एज पिरामिड का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर्स क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर्स क्या होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर कम होते हैं। यानी अभी जितना रिप्रोडक्शन हो रहा है उतना ही आगे भी रिप्रोडक्शन होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे स्टेबल होगी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होगी। इस टाइप के पिरामिड को स्टेबल एज पिरामिड, और इसकी शेप हमने देखी थी कैसी आती है, बेल शेप।
और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? स्टेबल एज पिरामिड जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको यहाँ पे ऑरली बता दिया। अब इसको कैसे आप लिखेंगे ताकि आपको नंबर पूरे में से पूरे प्रोवाइडेड हो, ठीक है, आपको अवार्ड किए जाए पूरे में से पूरे नंबर। देखो अब 3 नंबर का है, आपको यहाँ पे फिगर भी बनाना पड़ेगा, कुछ इसमें सलाइन फीचर भी बताने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर अवार्ड किए जाए। चलो, पहला है एक्सपांडिंग एज पिरामिड के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है स्टेबल है एज पिरामिड के बारे में। तो एक्सपांडिंग एज पिरामिड, दिस टाइप ऑफ ग्राफ हैज ए ट्रायंगुलर शेप्स, ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ग्राफ की दिख रही है ना आपको, ट्रायंगुलर शेप। एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ हैज ए बेल शेप, यही मैंने बताया था, इसका जो शेप है वो कैसा है भाई? बेल शेप है। ठीक है, इसका शेप कैसा है? बेल के आकार का है। ये पॉइंट हो गया एक, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया इसके इन दोनों के बीच में। दूसरा बात करते हैं, हायर परसेंटेज ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, मॉडरेट नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड फ्यू नंबर्स ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। सिंपल, जो आपको दिख रहा है वही यहाँ पे लिखना है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के नंबर सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के नंबर उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के नंबर सबसे कम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो गया एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के बारे में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेबल एज पिरामिड के बारे में हम बात करें, जो दिख रहा है वही लिख दीजिए। किस किस के नंबर? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे लगभग क्या है? समान है। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर्स क्या है? कंपेटिटिवली फ्यूअर, कम है। ठीक है, जो आपको दिखा है वही आपने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया, और दोनों का कंपैरिजन भी हो गए, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट भी हो गए। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में टेबल बनाइए, टेबल में दोनों का फिगर बनाइए और कुछ सलाइन फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और है 3 नंबर में, नेम द 2 ग्रोथ मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ड्रॉ द रेस्पेक्टिव ग्रोथ कर्व्स दे रिप्रेजेंट। तो यहां पे 2 ग्रोथ मॉडल्स का आपको बताना है, और 2 ग्रोथ मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ड्रॉ द रेस्पेक्टिव ग्रोथ कर्व्स दे रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट हमको दे रखा है कौन कौन से ग्रोथ मॉडल्स हैं, आपको मैंने बताए थे, बताओ कौन कौन से ग्रोथ मॉडल्स आपको मैंने बताए हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, कौन सा ग्रोथ मॉडल? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, और दूसरा ग्रोथ मॉडल है, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो बताए थे एक्सपोनेंशियल के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहेंगे? रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे। रिसोर्सेज क्या रहेंगे? अनलिमिटेड रहेंगे। और लॉजिस्टिक के अंदर रिसोर्सेज कैसे होते हैं, कब देखने को मिलता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल? जब रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड हो। और एक्सपोनेंशियल में आपको पता है जे शेप का कर्व देखने को मिलता है, और लॉजिस्टिक के अंदर एस शेप का, सिग्मॉइड शेप का कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया किससे रिलेटेड? ए से। स्टेट द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस कर्व। शेप क्या है? एक्सपोनेंशियल की जे शेप होगी, और जो लॉजिस्टिक है उसकी एस शेप होगी। डू यू थिंक सच एज कर्व इज सस्टेनेबल? गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे हमने आपको ओरली बता दिया, इसको कैसे आपको लिखना है ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स अवार्ड किए जाए। चलो, तो सबसे पहले तो 2 ग्रोथ मॉडल्स के आपको नाम बताना है। कौन कौन से 2 ग्रोथ मॉडल्स हैं? जे शेप कर्व शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एस शेप कर्व शोइंग लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद इनको आपको यहाँ पे डायग्राम भी फ्लो करना है, डायग्राम भी बनाना है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे, और जो ग्राफ का जो ग्रोथ मॉडल है उसका जो ग्राफ आएगा जे शेप का ग्राफ ये है, और ये हो गया सिग्मॉइड या एस शेप का। ठीक है, और इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी है। जे शेप में dn/dt इक्वल टू Rn, और जो एस शेप होगा उसमें dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k। यहाँ पे k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, डिफरेंशिएट इन द शेप ऑफ द कर्व इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल। अब शेप में क्यों अंतर है? ये भी क्वेश्चन था ना वहां पे, शेप में क्यों अंतर है? क्योंकि जे शेप कर्व क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिट नहीं होगी, ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है, एक टाइम तक ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन फिर रिसोर्स खत्म होने लगेंगे, रिसोर्स क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है, या फिर इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। यहाँ पे कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, ना तो ग्रोथ बढ़ेगी ना कम होगी, एक्चुअली में थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन कंपटीशन बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, बढ़ेगी, कम हो जाएगी, लेकिन वो उसको अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो ग्रोथ हमें कैसी देखने को मिलेगी, स्टेशनरी देखने को मिलेगी, स्थिर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था इसमें, डू यू थिंक सच ए कर्व इज सस्टेनेबल। अब देखो 3 मार्क में है, हर एक स्टेटमेंट से आपको, हर एक क्वेश्चन से आपको 1 मार्क मिलेगा, इनका नाम बता दोगे कौन कौन सी ग्रोथ है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दैट द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इज द शेप इज दिस कर्व, क्यों अंतर उनमें आया तो इसको बता दोगे तो आपको फिर से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बता देंगे कि सच कर्व इज सस्टेनेबल, ठीक है, विच कर्व ऑफ द रिप्रेजेंट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ में जनरली कौन सा कर्व देखने को मिलता है और ये कर्व सस्टेनेबल है, इसके बारे में अगर बता दोगे तो ये आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। अब देखो ह्यूमंस के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड थोड़ी होते हैं, हमारे यहाँ पे आइडियल कंडीशन थोड़ी है, रिसोर्सेज की भी कमी है, पैथोजेंस भी है, यानी डिजीज भी आती रहती है बीच बीच में, ठीक है, प्रीडेटर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन सिग्मोइडल शेप या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। दिस कर्व इज सस्टेनेबल एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड एनवायरनमेंट कैन नॉट सपोर्ट पॉपुलेशन बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। मैंने आपको बताया था कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कितने पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जो लिमिट होती है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी ही नहीं, लिमिट है वहाँ पे, पॉपुलेशन लिमिटेड ही बनेगी क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो कौन से टाइप का ग्रोथ देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये लार्ज क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन देना होगा, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। देखो बोर्ड में क्या होता है, अगर आप कुछ बातें लिखते हो, सटीक लिखते हो, एकदम सही लिखते हो, एक्यूरेसी के साथ लिखते हो, तो आपको नंबर तो अवार्ड होंगे लेकिन कम अवार्ड होंगे। लेकिन उसको अगर आप स्टेप वाइज लिख देते हो और पूरे आंसर का जितना हमसे पूछा गया है उसको आप डिस्क्राइब कर देते हो, तो वहाँ पे हमको अच्छे नंबर अवार्ड होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। नेम ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न ऑफ इक्वल द इक्वेशन dn/dt इक्वल टू dn/dt है ये, ठीक है, dn/dt इक्वल टू Rn रिप्रेजेंट, व्हाट डज R रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। और दूसरा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी बाय यूजिंग पॉपुलेशन वर्हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब देखो 2 क्वेश्चन है इसमें 5 मार्क्स के, यानी इक्वली डिवाइडेड होंगे या फिर 3:2 के रेशियो में डिवाइड होंगे। यहाँ पे हमसे पूछा है dn/dt इक्वल टू Rn, dn/dt इक्वल टू Rn, ये वाला पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये जो इक्वेशन है ये कौन से ग्रोथ में देखने को मिलती है, अभी बताया आपको कौन से में, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल या फिर इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल। व्हाट डज R रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, R यहाँ पे क्या बताता है, मैंने आपको जब ये पूरा ग्रोथ मॉडल बता रहा था वहां मैंने आपको बताया था R क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है R, ठीक है, कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो उसकी जो रेट है वो क्या कहलाती है, R कहलाती है, ठीक है, या फिर इसको बायोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये R होगी। R के बारे में हमने बताया, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, इसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है।
दूसरा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मैंने बताया था, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन की लिमिट होती है। किसी एरिया में अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी एरिया में 50 लोगों के बैठने की जगह है तो वहाँ पे 50 लोग ही आएंगे। 50 से जैसे ही ज़्यादा बढ़ेंगे उनमें आपस में कंपटीशन होने लगेगा, तो 50 वहाँ की क्या हो गई, लिमिट हो गई। वैसे ही एक इकोसिस्टम में कितने लोग ग्रोथ कर सकते हैं, वो वहाँ पे एक लिमिट होती है। उतने ही अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उतने ही लोग ग्रो कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो आपस में कॉम्पीट करेंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क अवार्ड होंगे। चलो, तो ए में द इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया अभी। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन बाय द असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो, जो आर होती है बी माइनस डी। ठीक है, आर को हमें यहाँ पे देखो, आर का एक तो बताना है आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा बताया राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आर को अगर हम और आगे फर्दर देखें तो आर होती है बी माइनस डी। जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वो क्या है, बर्थ में से अगर डेथ को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आर। अब देखो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो वहाँ पे बर्थ तो बहुत ज़्यादा होंगे, डेथ बहुत कम होगी। आइडियल कंडीशन है तो डेथ बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो आर है वो उसकी भी मात्रा, उसका भी जो आर की मात्रा है, आर है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आर ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हमें फास्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और दूसरा है, इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ए हैबिटेट हैज रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, और दिस लिमिट इज कॉल्ड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के फॉर द स्पीसीज इन दैट हैबिटेट। तो जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसके लिए वो क्या हो जाएगी, जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट, वो उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, कौन सा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नहीं है, ये कौन सी ग्रोथ है, कैरिंग कैपेसिटी वाली ग्रोथ है, यानी सॉरी लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए आपको ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, जे शेप वाला ग्राफ बनाने पड़ेगा। यहाँ पे डी है, सॉरी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन, और यहाँ पे टाइम। ठीक है, और अगर इसको समझाना है कैरिंग कैपेसिटी को तो आपको ये सिग्मॉइड वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको आप डिनोट कर दीजिए कैरिंग कैपेसिटी से। एन पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं। ये कैसा है, जे शेप। अगर दोनों आप कर्व बना देंगे और दोनों के बारे में लिख देंगे अच्छे से, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क अवार्ड कर दिए जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, राइट हाउ पैरासाइट हैज इवॉल्व विद एडेप्टेशन टू को एग्जिस्ट विद देयर होस्ट इन एन इकोसिस्टम। और दूसरा है, पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक एंड टेंड्स टू को इवॉल्व। हाउ वुड द पैरासाइट रेस्पॉन्ड इफ द होस्ट इवॉल्व ए सर्टेन मैकेनिज्म टू रजिस्ट और रिजेक्ट द पैरासाइट। इसमें सिंपली पैरासाइट के बारे में, पैरासिटिज्म हमने पढ़ा था। पैरासिटिज्म में क्या है, दो स्पीसीज ए और बी। ए को क्या बोलते हैं, पैरासाइट, और बी को मान लीजिए होस्ट है। तो पैरासाइट को क्या होगा, फायदा होगा, और होस्ट को क्या होगा, नुकसान होगा। कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं जो स्पेसिफिक स्पीसीज पर ही जा करके बैठते हैं। मान लीजिए ए पैरासाइट बी पे ही फीड करेगा, ठीक है, तो और बी, ए पैरासाइट बी पे फीड कर रहा है, और बी के अंदर अगर कुछ चेंजेस आए तो क्या होगा, ए को अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी पे ही फीड कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, एक साथ इवॉल्व होंगे। इस घटना को को इवोल्यूशन बोला जाता है। यही जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना देखने को मिलता है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे को इवोल्यूशन कहाँ देखने को मिलेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक पैरासाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों दोनों क्वेश्चंस हैं, इनको और अगर हम डिटेल में देखें और आपको जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है।
पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले में राइट हाउ पैरासाइट हैज इवॉल्व विद एडेप्टेशन टू कोएग्जिस्ट। साथ में रहने के लिए, होस्ट के साथ रहने के लिए कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं, कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पैरासिटिज्म होता है उसके अंदर कोई भी पैरासाइट अपने अंदर जितने भी अननेसेसरी ऑर्गन्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ब्लड से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लेगा, उसकी जरूरत नहीं है तो वो उसको लॉस कर देगा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे, और उसको जरूरत किसकी है, सकर्स की जरूरत है, ठीक है, हुक्स की जरूरत है, वो उसको डेवलप करेगा, रिप्रोडक्शन के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि किसी के अंदर जा रहा है एंडोपैरासाइट के रूप में, तो उसका इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना इतना रिप्रोडक्शन करता है कि कुछ खत्म हो जाएंगे तब भी कुछ बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। पैरासिटिज्म में जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, एक को नुकसान होता है, एक को क्या होता है, फायदा होता है। होस्ट को नुकसान होता है और पैरासाइट को क्या होता है, फायदा होता है। वेयर इन पैरासाइट डिपेंड ऑन इट्स होस्ट पार्शली और कंप्लीटली। अगर पार्शली डिपेंड करते हैं तो पार्शियल पैरासाइट, और कंप्लीटली डिपेंड कर देते हैं, अगर कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंडेंट है तो वो कंप्लीट पैरासाइट। जैसे कुस्कुटा एक कंप्लीट पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर सर्वाइवल एंड परपेट्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशंस। कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं, पहले आपको पैरासाइट के बारे में लिखना है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पहले कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा पैरासिटिज्म के बारे में, तो कुछ 2 लाइंस पैरासिटिज्म के बारे में लिखिए। अब एडेप्टेशंस के बारे में आइए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट। इंटरनल पैरासाइट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग गया क्योंकि रेस्पिरेशन करना है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो किस में चेंज हो गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग गए। दूसरा, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। मैंने बताया था ना, जो सेंस ऑर्गन्स की उनको जरूरत नहीं है उसमें एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, वो उनको क्या कर देंगे, धीरे धीरे एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, लॉस कर लेंगे। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, सकर्स की जरूरत है, चिपकना है, हुक्स की जरूरत है, तो उनको क्या करवाएंगे, बनवाएंगे वो सकर्स इन टेपवर्म एंड किलिंग ऑन द होस्ट पे चिपकने के लिए। लॉस ऑफ द सर्टेन ऑर्गन्स जैसे विंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है, इन्होंने लॉस्ट कर दिया क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है, नॉट नीडेड। एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका रिप्रोडक्शन जो रेट होता है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, रेट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनके बचने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। रजिस्ट सिस्ट एंड एग्स, और देखो बॉडी के अंदर उनको एग देने हैं, एग देने को एग के ऊपर सिस्ट बनाएंगे, नहीं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको खराब कर सकता है, तो वो सिस्ट के रूप में बॉडी के एक्सक्रीटा के साथ कहीं जगह पे छोड़ दिए जाएंगे और फिर वहाँ पे नई साइकिल डेवलप होगी, ठीक है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो गई, इतना आप लिखेंगे तभी आपको 5 में से कम 3 मार्क्स, 5 में से 3 मार्क्स अवार्डेड होंगे। और दूसरा क्वेश्चन छोटा है तो उसमें कम मार्क्स आपको अवार्ड होंगे। इफ द होस्ट इवॉल्व, होस्ट को अगर इवॉल्व करना है, अगर स्पीसीज स्पेसिफिक पैरासाइट है, जैसे कुछ मछलियों पे कुछ पैरासाइट पाए जाते हैं, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं मछलियों पे पैरासाइट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर उन फिशेज में, उन मछलियों में, फिशेज में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वहां पे उन पैरासाइट को भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये फिनोमिना क्या कहलाती है, को-इवोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। ये फिनोमिना क्या कहलाती है, को-इवोल्यूशन। If the host evolves certain mechanism in to resist and reject the parasite, होस्ट अगर पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहा है तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, नई मैकेनिज्म इवॉल्व करनी पड़ेगी ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। किसको, जो पैरासाइट ने जो नई मैकेनिज्म बनाई है या उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसी के ऊपर ही, उसके साथ ही लंबे समय तक को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस दोनों क्या होंगे, साथ में इवॉल्व होंगे, तो इस वाली फिनोमिना को बोलते हैं को इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, किससे, इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। बाकी आप भी देखिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस
एक असेसर रीजन क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी होते हैं। असेसर रीजन में क्या होता है, असेसर रीजन में आपको असेसर दिया जाएगा और रीजन, कथन और कारण दिए हैं, और कथन और कारण में कथन आपको पहचानना होगा, कारण पहचानना होगा, वो भी शायद यहाँ पे दिया होगा ये क्वेश्चन। असेसर में, असेसर द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स के लिए मोनार्क बटरफ्लाई हाईली क्या है, डिस्टेस्टफुल है। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ बायोकेमिकल्स बनाए जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है मोनार्क बटरफ्लाई का वो क्या हो गया, डिस्टेस्टफुल। यानी ये तो क्या हो गया, राइट हो गया। अब रीजन देखो, द बटरफ्लाई हैज वेरी रफ स्किन विच इज नॉट पैलेटेबल। ये तो कोई बात सही नहीं हुई। क्यों, रीजन ये थोड़ी हो गया। रीजन तो क्या है इसका, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर कुछ ना कुछ बायोकेमिकल्स बन रहे होंगे जिनका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, जिसकी वजह से प्रीडेटर उनको खा नहीं पाते हैं, या पर खाएंगे तो उनको डिस्टेस्टफुल लगेगा, बिटर लगेगा। तो ये तो रीजन कोई है नहीं, ये तो रीजन गलत हो गया इसका। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट सही हो गया, रीजन गलत हो गया। ठीक है, तो ए इज ट्रू, बी इज, रीजन इज फास्ट। तो आंसर क्या चला जाएगा, सी। तो इस टाइप से असेसर रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस टेस्ट निकालिए, क्वेश्चंस करिए, और पीवाईक्यू निकालिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करिए। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मालवी एकेडमी ऐप पर। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।